किन्नर, जिनको लेकर लोगों के मन में कई सारे सवाल एक साथ आने लग जाते हैं। इनके पास कौन सा प्राइवेट पार्ट होता है, क्या इनकी शादी होती है या फिर नहीं, और किन्नर सेक्स कैसे करते हैं, क्या इनके बच्चे होते हैं या फिर नहीं, आखिर इनका जीवन कैसा होता होगा, क्या सच में किन्नर के मौत के बाद उनके शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है या फिर इनका अंतिम संस्कार गुप्त तरीके से रात में किया जाता है। और भी ना जाने ऐसी कितनी बातें हैं जो किन्नरों को लेकर लोगों के बीच में फैली हुई है, और इनमें से ऐसी बहुत सी झूठी बातें हैं जिन्हें हम आज भी सच मानते हैं, और कारण है इसका सही जानकारी ना हो पाना। और रामायण महाभारत जैसे युग में उनको इतनी इज्जत मिलती थी, तो अब के तारीख में उनके साथ ऐसा बर्ताव क्यों, और क्यों इन्हें भीख मांगना पड़ता है और सेक्स वर्कर का काम करना पड़ता है, ये जरूर सोचने वाली बात है। हमारा सभ्य समाज जो हमेशा जेंडर को स्त्री और पुरुष की बाइनरी में देखता आया है और फिर इसे ही समझने में व्यस्त हो गया है, लेकिन इन दो जेंडरों को छोड़कर एक और जेंडर है जिसे हम थर्ड जेंडर कहते हैं, और उनको लेकर लोगों के बीच में जो धारणा बनी है वह उनकी पहचान पर भी संकट पैदा करने वाली थी, क्योंकि वह प्रचलित बाइनरी से बाहर थे। और इस पहचान को लेकर थर्ड जेंडर समुदाय लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। यह संघर्ष सामाजिक और संवैधानिक दोनों स्तर पर चल रहा था, वो भी खुद के पहचान के लिए, और समाज की स्वीकृति और संवैधानिक दोनों स्तर पर बहुत जरूरी था। और यह मैं भी हूँ की लड़ाई जिसे बहुत ही कम लोगों ने समझा, लेकिन 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले ने थर्ड जेंडर को संवैधानिक अधिकार दे दिए और सरकार को निर्देशित किया कि वह इन अधिकारों को लागू करने की प्रक्रिया को सुनिश्चित करे। उसके बाद 5 दिसंबर 2019 ये वो दिन था जब राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद थर्ड जेंडर के अधिकारियों को कानूनी मान्यता मिल गई, और इंडिया सेंसर 2011 के मुताबिक इंडिया में 5 लाख से भी ज्यादा किन्नर मौजूद हैं, जिसे इंडिया में थर्ड जेंडर के रूप में पहचान दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी लोग इन्हें किन्नर, छक्का, थर्ड जेंडर, मामू और ना जाने क्या क्या नाम से पुकारते हैं, और आज के तारीख में भी इन लोगों को एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। लेकिन आम समाज से अलग माने जाने वाले किन्नरों को लेकर लोगों में कई धारणाएं और भ्रम देखने को मिली है, लेकिन उनकी असलियत या फिर कहें उनके पीछे तथ्य क्या है, तो बहुत ही कम लोग हैं जो इसके बारे में कुछ बता पाए। लेकिन इन सब को छोड़कर लोगों के बीच में किन्नरों को लेकर बहुत से सवाल हमेशा रहता है, जैसे ये मेल और फीमेल से अलग आखिर क्यों है, क्या उनके पास मेल प्राइवेट पार्ट होता है या फिर फीमेल प्राइवेट पार्ट, या फिर इनके पास दोनों ही प्राइवेट पार्ट होता है। लेकिन हमने तो आज तक सिर्फ फीमेल किन्नर ही देखा है, लेकिन क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है या फिर नहीं, इस तरह के हजारों सवाल मन में रहता है। किन्नर शब्द सुनते ही लोगों के जहन में वो शख्स सामने आता है जिन्हें हम ट्रेन में तालियां बजाते हुए देखते हैं, ट्रैफिक में लोगों से पैसे मांगते हुए देखते हैं, और तो और शादी ब्याह, त्योहार, बच्चों के जन्मोत्सव पर नाच गाना करते हुए देखते हैं। लेकिन इन सब को छोड़कर किन्नर खुद में ही बहुत से रहस्य छुपाए हुए होते हैं, लेकिन उससे भी रहस्यमय तो उनकी जिंदगी होती है, और आज भी लोग उनके बारे में जानने के लिए काफी उत्साहित होते हैं। और किन्नरों को लेकर समाज में बहुत सी भ्रम फैली हुई है, जैसे किन्नर मां नहीं बन सकती, उनकी शादी नहीं होती, उनके पास 2 गुप्तांग होती है, किन्नरों की मौत पे रोते नहीं, उनके शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है। ऐसे और भी ना जाने कितनी सारी भ्रम है जो लोगों के बीच फैली हुई है। लेकिन आज की इस वीडियो में किन्नरों से जुड़े मिथ और उनके जीवन से जुड़े हर एक पहलू के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और इस वीडियो में हम किन्नरों के जीवन से लेकर मृत्यु तक के सफर के बारे में खुल के बताएंगे, ताकि इसके अलावा आपको दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पहले के जमाने में हमारे ग्रंथों और समाज में किन्नरों का एक अलग ही ओहदा रहा है, चाहे वो रामायण हो या फिर महाभारत। लेकिन बदलते समय के साथ साथ किन्नरों के साथ में ना तो पहले जैसा बर्ताव होता है, ना ही पहले की तरह उनकी इज्जत करते हैं, और समाज के हिस्सा होने के बाद भी लोग उन्हें एक अलग ही नजरिए से देखते हैं। लेकिन आम लोगों के मन में हमेशा से एक सवाल आती है कि आखिर ये किन्नर बनते कैसे हैं। तो आम शब्दों में इसका जवाब है, जब पुरुषों की शुक्राणुओं की मात्रा अधिक होती है तो लड़के पैदा होते हैं, वहीं अगर रक्त की अधिकता होती है तो लड़की पैदा होती है। लेकिन जब किन्नर की बात आती है तो जब शुक्राणुओं की मात्रा और रक्त की मात्रा बराबर हो तो एक किन्नर का जन्म होता है। अब इसे मेडिकल भाषा में समझते हैं, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी कि हमारा बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर आखिर है कैसा। तो एक नॉर्मल इंसान में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को एक फार्मूले के तौर पर कवर करता है, और हमारा पूरा फिजिकल फीचर भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे हमारे आंखों का रंग, बालों का कलर और भी बहुत कुछ। अगर यहाँ पर कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ तो हमारी अट्रैक्टिवनेस कम हो जाती है। अब इन 23 पेयर्स में जो लास्ट वाला पेयर्स होता है वो होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम, जो हमारा जेंडर डिसाइड करता है।
अब इस पेयर में से एक इंसान के पास अगर XX क्रोमोसोम्स हुआ तो उनका जेंडर हो जाएगा फीमेल, और उसमें कॉम्बिनेशन हो जाएगा XY का तो उसका जेंडर हो जाएगा मेल। अब बात करते हैं किन्नर की और उनकी शारीरिक बनावट की। तो उनमें पुरुष की तरह स्ट्रॉन्ग मसल्स, फेशियल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, साथ ही ब्रेस्ट और पेनिस दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन कैसे? तो इसका जवाब है किन्नर के पास 23 पेयर्स के साथ साथ एक एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स मौजूद होता है, और उनके केस में जैसा कि 23 पेयर्स उनका जेंडर डिसाइड करेगा, लेकिन इनमें डिफरेंस ये है कि उनके पास 24 पेयर्स होते हैं, और वो भी अपने कॉम्बिनेशन के हिसाब से उनका जेंडर अफेक्ट करता है। और इसलिए 23 और 24 पेयर का कॉम्बिनेशन अलग अलग जेंडर का हुआ तो इनमें दोनों जेंडर का एक्सटर्नल पार्ट प्लस इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मौजूद होते हैं, और इसलिए इनकी फिजिकल फीचर को मेडिकली कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट, और इसे सेक्सुअली डम किया जाता है डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डेवलपमेंट यानी DSDs। अब वैसे तो हर्माफ्रोडाइट इंडिविजुअल अपीयरेंस के अलग अलग केसेस हो सकते हैं, लेकिन बर्थ के समय बेबी में दिखने वाले कुछ एबनॉर्मेलिटी से ट्रू हर्माफ्रोडिटिज्म का पता लगाया जा सकता है, और इसी बेसिस पर किन्नरों के कुछ केसेस को ऑब्जर्व किया गया। सबसे पहले क्लिटोरियस का एवरेज साइज से बड़ा होना या फिर पेनिस का एवरेज साइज से छोटा होना, और दूसरा है वेजाइना या फिर पीनस में यूरेथ्रल ओपनिंग नहीं, और तीसरा है वेजाइना का लिबियल पार्ट या तो बंद होता है या तो फिर स्क्रोटम की तरह दिखाई देता है, या फिर स्क्रोटम या तो इम्प्टी है या तो फिर लिबिया की तरह दिखाई देता है। ये तो हो गई किन्नर की प्राइवेट पार्ट की बात। अगर बात की जाए इनकी बचपन की तो इनके गुप्तांग को देखकर यह पता लगाया जाता है कि कहीं ये किन्नर तो नहीं, लेकिन लड़कियों में इस बात का पता 10-12 साल में पता चल पाता है, जब उसमें मासिक धर्म शुरू न हो जाए। साथ ही इनके बड़े होने के साथ साथ इनमें बहुत से बदलाव देखने को मिलते हैं, लेकिन जब बच्चा गर्भ में होता है तो उनका डेवलप लड़कों की तरह होता है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं उनमें बहुत से बदलाव आने लगते हैं। उनके ब्रेस्ट का साइज बड़ा होने लगता है, साथ ही पीरियड्स आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा कुछ रेयर केस में तो वो स्पर्म का निर्माण तक शुरू कर देता है, और तो और इस समाज में रहते रहते उस महिला किन्नर की शादी भी हो जाती है, भले उनके बच्चे हो या फिर ना हो। ऐसी लड़कियां जिनके आंतरिक जननांग न होने के कारण उनमें मासिक धर्म ना हो, उनके स्तन विकसित ना हो, साथ ही उनमें स्त्री लक्षण के बजाय पुरुष लक्षण जैसे दाढ़ी, मूंछ या आवाज का भारी होना पाया जाता है, वह महिला किन्नर कहलाती है। लेकिन जब किन्नर की शिक्षा की बात आती है तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के अनुसार शिक्षा मनुष्य को बराबरी का दर्जा दिलाती है, और हर मनुष्य के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए किसी भी इंसान के आइडेंटिटी में शिक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। लेकिन किन्नर बच्चों में बाकी बच्चों की तरह काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और जो बच्चे घर में रहते हैं वो तो पढ़ते भी हैं, लेकिन किन्नर समुदाय में आने के बाद उनका पढ़ पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन कुछ किन्नर ऐसे भी होते हैं जो इन सब को इग्नोर करके पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन आज भी समाज में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया है। कुछ अपवादों को छोड़ दो तो स्कूलों में आज भी बहुत सी चीजों में परिवर्तन नहीं आया है। ज्यादातर फर्म में परिवर्तन नहीं आया है, और ज्यादातर फार्म में थर्ड जेंडर कॉलम है ही नहीं। वही जब टॉयलेट उपयोग की बारी आती है तो कौन सा उपयोग करे ये उनके लिए बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि इन सुविधाओं के बिना स्कूल जा पाना एक बड़ी समस्या बन जाती है। किन्नरों का बचपन बाकी बच्चों की तरह आसान नहीं होता है। किन्नर बच्चों को बचपन से ही एक अलग नजरिए से देखा जाता है, और उन्हें बचपन से ही किन्नर, छक्का, मामू, थर्ड जेंडर और ना जाने क्या क्या नाम से पुकारा जाता है, जिसके चलते उन्हें बचपन से ही काफी यातनाओं का सामना करना पड़ता है। और शायद इसीलिए हमें किन्नरों की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये बचपन से ही दुखों का सामना करते हैं, और ऐसे में दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। ये तो हो गई उनकी बचपन की बात। अब बात करते हैं उनकी शादी की। तो इसके लिए हमें रामायण और महाभारत काल में जाना पड़ेगा। और महाभारत के कथा के अनुसार एक बार अर्जुन को द्रौपदी के विवाह के शर्त के उल्लंघन के कारण इंद्रप्रस्थ से निकालकर तीर्थ पर भेज दिया जाता है। जब अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में जाते हैं तो उनकी मुलाकात एक विधवा नाग राजकुमारी उलूपी से होती है, और फिर दोनों एक विवाह बंधन में बंध जाते हैं। और कुछ समय पश्चात उलूपी एक राजकुमार को जन्म देती है, जिसका नाम अरावन रखा जाता है। कुछ समय पश्चात अर्जुन उन दोनों को वही छोड़ अपनी यात्रा पर आगे निकल जाते हैं, और युवा होने पर अरावन अपने नागलोक को छोड़कर अपने पिता के पास आ जाते हैं। और उस समय कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, इसलिए अर्जुन उन्हें रणभूमि पर भेज देते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए माँ काली के चरणों में एक नर बलि की आवश्यकता आन पड़ती है, और जब कोई राजकुमार आगे नहीं आता है तो अरावन खुद को नर बलि हेतु प्रस्तुत करता है, लेकिन बलि से पहले वह एक सुंदर स्त्री से विवाह की बात रखता है। तो फिर भगवान श्री कृष्ण स्वयं मोहिनी रूप में आकर के अरावन से विवाह करते हैं,
और दूसरे ही दिन अरावन स्वयं अपना शीश माँ काली के चरणों में अर्पित कर देता है। वहीं रामायण में भगवान श्री राम से उनको आशीर्वाद भी प्राप्त है। मान्यता है कि भगवान श्री राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने के लिए अयोध्या छोड़ने लगे तो तब श्री राम जी के भाई भरत और अयोध्यावासी भगवान श्री राम को मनाने के लिए गए कि श्री राम अयोध्या ना छोड़े, लेकिन भगवान श्री राम ने उनको सावधानी से मना कर दिया। तब श्री राम जी ने कहा कि यहाँ आए सभी स्त्री और पुरुष अयोध्या वापस लौट जाए, मैं 14 साल के बाद ही वापस लौटूंगा। लेकिन भगवान श्री राम के कहे शब्द में कहीं भी किन्नर शब्द का जिक्र नहीं हुआ था। इसी वजह से किन्नरों ने वहीं रुककर भगवान श्री राम की 14 वर्ष तक प्रतीक्षा की। जब श्री राम 14 वर्ष बाद अयोध्या लौटे तो उन्होंने देखा कि किन्नर वहीं पर उनका इंतजार कर रहे थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद दिया कि उनका आशीर्वाद हमेशा फलित साबित होगा। जब भी तुम किसी को दुआ या आशीर्वाद दोगी, तुम्हारी दुआ और आशीर्वाद हमेशा मंगलकारी सिद्ध होगी, और फिर इसीलिए उनको मंगलामुखी भी कहा जाता है। और तो और भगवान शिव ने खुद को माता पार्वती के साथ जोड़कर स्वयं को अर्धनारी में परिवर्तन कर लिया। इस प्रकार इतिहास और पौराणिक व्याख्यान को देखें तो मिस्र, बेबीलोन और मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी इनके प्रमाण मिलते हैं। राजाओं के राज में किन्नर बहादुर योद्धाओं में शामिल किए जाते थे। स्त्री और पुरुष कुछ भी बन जाने की क्षमता उनको राजकीय पद भी दिलवाती थी। दरबार हो या फिर मंदिर, वो अपने नृत्य कला से वाहवाही लूट सकते थे। लेकिन आज के समय में उनको इतनी इज्जत कहीं भी नहीं मिलती। अब वापस बात करते हैं उनकी शादी की। तो आपको बता दें कि किन्नर भी शादी करती है और शास्त्रों के अनुसार उनकी शादी एक दिन की होती है उनके आराध्य देव अरावन से। लेकिन आपको बता दें कि आज की तारीख में किन्नर भी सच में शादी करते हैं और हमारे समाज में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जिन्होंने किन्नरों से शादी की है, जिनका जीता जागता सबूत हम आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है उनकी लाइफ की सबसे जरूरी पार्ट के बारे में, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है या फिर नहीं। तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के रिसर्च के अनुसार किन्नर प्रेगनेंसी बहुत ही रेयर केस है, क्योंकि किन्नर प्रेगनेंसी के आज तक सिर्फ 10 ही केस रजिस्टर्ड हुए हैं, वो भी किन्नर के ओवो स्पॉन्टेनियस ओव्यूलेशन की वजह से, यानी किन्नर में मौजूद टेस्टिस के स्पर्म रिलीज की वजह से उसी के ओव्यूल में ओव्यूलेशन हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह के जितने भी केसेस हुए हैं उनमें सिर्फ मेल ही पैदा हुए हैं, और इस टाइप के केस में सिर्फ मेल ही क्यों निकलते हैं, ये विचित्र बात है जिस पर डॉक्टर आज भी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक बात कंफर्म है, किन्नर लोग एक अलग ही सेक्सुअल फीचर की वजह से अपना खुद का एक अलग कम्युनिटी बनाकर रहते हैं, जिनमें उनकी एक गुरु परंपरा भी होती है, जिसमें हर किन्नर अपनी गुरु की आज्ञा को भगवान की तरह मानते हैं, जिनमें नए किन्नर को शामिल करने के लिए उनके गुरु विधिवत पूजा और अनुष्ठान करते हैं। इसके बाद गुरु नए किन्नर को गंडा बांध करके अपने कम्युनिटी में शामिल करते हैं और ये अपनी मृत्यु को समाज के सामने प्रकट नहीं करते, और इनके भी कुछ नियम और कायदे होते हैं। लेकिन इसके बाद भी अलग अलग सोशल अप्रूवल की वजह से ये लोग सर्जरी की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं। वहीं इंडिया में किन्नरों को अपनी कम्युनिटी में आते ही एक निर्वाण नाम की सेरेमनी से गुजरना पड़ता है। ये सेरेमनी बहुचारा माता के लिए होती है, जिसमें वो जेनिटल ऑर्गन को माता को भेंट करते हुए खुद को एक किन्नर के रूप में मान लेती है। लेकिन अब सवाल यह आता है कि आज के तारीख में अगर किसी किन्नर को अगर एक जेंडर में तब्दील होना है तो उनके पास कोई ऑप्शन है या फिर नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, जेनेटिक रिसाइकल सर्जरी, जिसे सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी कहा जाता है, जिसमें उनके प्राइवेट पार्ट को सर्जरी करके अलग निकाल दिया जाता है। लेकिन मेल जेनिटल के रिकंस्ट्रक्शन के मामले में फीमेल रिकंस्ट्रक्शन ज्यादा आसान होता है, इसलिए ज्यादातर किन्नरों को फीमेल बना दिया जाता है। लेकिन जिस पर्सन का जेंडर चेंज किया हो वो आगे जाके इस जेंडर से खुश ना हो, क्योंकि आगे चल के वो अपनी बॉडी को वैसा देखना नहीं चाहता हो। इसलिए इस सर्जरी से पहले उस पेशेंट की सहमति बहुत जरूरी है। जब तक किन्नर जवान होकर इस चीज को समझ नहीं पाते तब तक इस सर्जरी को रोक दिया जाता है, और इस सर्जरी के बाद फिर से वही सवाल खड़ा हो जाता है, क्या सर्जरी के बाद किन्नर प्रेग्नेंट हो पाती हैं या फिर नहीं। तो इसका भी जवाब है हाँ, लेकिन इस तरह के केस भी काफी रेयर है और अभी तक ऐसा बहुत ही कम केस देखने को मिला है। पहला केस है अमेरिका की, जहाँ पे थॉमस बेटी नाम के एक पुरुष ने 29 जून 2008 में एक बेटी सुसान को जन्म दिया। वही दूसरा केस है केरल की, जहां ट्रांस महिला जिया और उनके साथ रहने वाले जहाद पवल ने बुधवार 8 फरवरी 2023 को यानी इसी साल एक बच्चे को जन्म दिया, जो भारत के पहले ट्रांस पुरुष हैं। खैर ये तो हो गई ट्रांसजेंडर की प्रेगनेंसी के बारे में, और इसके बारे में आगे आने वाले वीडियो में खुलकर चर्चा करेंगे। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम जान चुके हैं कि आज की डेट में 5 लाख से भी ज्यादा किन्नर मौजूद है, जिनको उनकी दुआओं के लिए जाना जाता है, और इंडियन मान्यताओं के अनुसार बच्चों के लिए, उनकी तरक्की के लिए
उनकी लंबी आयु के लिए उनकी दुआओं को माना जाता है। लेकिन आज भी इनको समाज से अलग माना जा रहा है और इनका मुख्य कारण है ब्रिटिश, जो 19वीं सेंचुरी में राज्य करने आए थे। और फिर किन्नरों का तिरस्कार अंग्रेजों के आ जाने के बाद शुरू हुआ, जहाँ पे यह माना जाने लगा कि यह परिवार समाज और राजनीति में अपनी उपयोगी भूमिका नहीं निभा सकते। और 1871 में अंग्रेजों ने किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइब्स यानी जराइम पेशा जनजाति की श्रेणी में डाल दिया। सेक्शन 377 को किन्नर, क्वीर्स और LGBT पर लगा दिया, जिसमें ऐसा लिखा गया था कि कोई भी इंसान नेचर के खिलाफ जाकर के इंटरकोर्स नहीं कर सकता। मेल और फीमेल को छोड़कर बाकी सेक्सुअली लोगों को सजा दी जाए। फिर जाके 1858 में लगाए गए सेक्शन को साल 2018 में हटाया गया, लगभग 160 साल बाद। और किन्नर, ट्रांसजेंडर, होमोसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, इन सब को अलग करने के पीछे वेस्टर्न कल्चर का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिससे किन्नर कम्युनिटी हिंदू रिलीजन के पिलर्स और गवर्नर्स इन जैसे रोल से हटकर एक्साइल हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मनोबी मांडोपाध्याय, जो कि वेस्ट बंगाल के मांडोपाध्याय फैमिली में एक लड़के के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन समय के साथ साथ उनको पता चला कि वह बाकी लोगों से अलग हैं। और साल 2006 में उन्होंने अपनी PhD की पढ़ाई करके एक टीचर की जॉब ढूंढी और फिर अपने प्रिंसिपल बनने की सपने की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन सोसाइटी में वेस्टर्न कल्चर बिहेवियर को लेकर के 10 साल तक उन्हें क्रिटिसिज्म का फेस करना पड़ा। और फिर वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर मिस ममता बनर्जी से बात करके साल 2015 में वो कृष्णनगर वुमेन्स कॉलेज की प्रिंसिपल बनी, जिससे वो सबसे पहले किन्नर प्रिंसिपल बनी। लेकिन सिर्फ मनोबी मांडोपाध्याय ही ऐसी नहीं है जिन्होंने इतनी तकलीफों को फेस किया, और इन्हीं के साथ नाम आता है शबनम मौसी का, जिनका नाम देश की पहली किन्नर विधायक के तौर पे इतिहास में दर्ज हो चुका है। महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई शबनम मौसी के पिता एक IPS अधिकारी थे। इसके बाद भी उन्हें आदिवासियों ने पाला और वो चाहती है कि अगले जन्म में वो आदिवासी ही इनके माता पिता बने। और पश्चिम बंगाल की जोईता मंडल, जो आज देश की पहली किन्नर एडवोकेट है, और इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत से मुश्किलों का सामना किया। कभी घर पे रहने के लिए उन्हें भीख मांगना पड़ा, तो कभी घर घर जाकर शादी और अन्य पड़ोसियों में अपने समुदाय के लोगों के साथ नाच गाना करना पड़ा। ये तो सिर्फ कुछ ही नाम है, ऐसे और भी ना जाने कितने लोग हैं जिन्हें ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और अभी भी कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन राइट्स ने किन्नरों पर एक स्टडी किया, जिसमें 96% किन्नरों को जॉब से रिजेक्ट कर दिया जाता है। उनमें से भी 86% वेल एजुकेटेड को जॉब के लिए नहीं चुना जाता है। और इन सब को देखकर किन्नरों को अपनी सिक्योरिटी अपने ही समुदाय में नजर आता है, और इसीलिए किन्नर अपनी कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, जिनमें से 50 से 60% किन्नर स्कूल ही नहीं जा पाते। इंडिया में 52% किन्नर है जिन्हें क्लासमेट उनका रोज हरास करते हैं। इनमें से तो 50% ऐसे हैं जिन्हें टीचरों ने हरास किया, और इन्हीं सब के चलते उन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, और इसी के साथ उन्हें नाच गाना करना पड़ता है और भीख मांगना पड़ता है। साथ ही आय का ज्यादा सोर्स न होने के कारण इन्हें सेक्स वर्कर का काम भी करना पड़ता है। और ह्यूमन राइट्स सर्वे के अनुसार 23% किन्नरों को सेक्स वर्कर का काम करना पड़ता है, जिसे वो ना चाहते हुए भी करते हैं, और उनके सेहत के लिए भी ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि किन्नरों को नॉर्मल लोगों के मुताबिक 49 टाइम ज्यादा HIV होने के चांसेस रहते हैं। और इनके स्वास्थ्य से जुड़ी ये समस्या भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि डॉक्टर भी इनके साथ भेदभाव करते हैं। जब भी इन्हें कोई सेक्स संबंधित समस्या होती है तो कोई भी इनकी तरफ देखना पसंद नहीं करते। तो फिर ऐसे में इनका इलाज कैसे संभव हो सकता है? और किन्नरों की असली समस्या वेश्यावृत्ति की ओर उनके बढ़ते कदम है, जो समाज के लिए एक अभिशाप है। लेकिन वे अपने शौक के लिए इस पेशे को नहीं अपनाते, बल्कि पेट की आग बुझाने के लिए उन्हें इस दलदल में धंसना पड़ता है, और फिर रोज इन्हें अपनी ही नजरों में गिरना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कुछ और काम करने के लिए है ही नहीं। वैसे इनके पास ना तो बुद्धि की कमी है और ना ही बल की, फिर भी इन प्रतिभावान कलाकारों को 50-50 रुपए में अपने देह बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आर्थिक मजबूरी के साथ साथ समाज का अमानवीय व्यवहार भी इन्हें यौन कर्म की ओर धकेलता है। आज के समय में किशोर किन्नरों को बाजार के मुताबिक तैयार करके बेचा जाता है, और विदेशी ग्राहक तो इनकी मुंह मांगी कीमत देने को तक तैयार होते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया भी एक तरह से मानव तस्करी ही है। और किन्नरों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारे समाज ने उन्हें पूरी तरह से बेदखल कर रखा है। बहुत से किन्नर ऐसे हैं जो नाच गाना ना करके कुछ ऐसे काम कर सके जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके, परंतु इन्हें कोई नौकरी या रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं कराए जाते, और ना ही सरकार इनके लिए कोई ठोस कदम उठाती है। और आम बच्चों की तरह किन्नर बच्चे भी पढ़ना लिखना चाहते हैं, परंतु इन्हीं भेदभाव के कारण उन्हें स्कूलों और कॉलेजों में दाखिला नहीं मिल पाता, और अगर दाखिला मिल भी जाए तो कोई उनके साथ खेलना रहना भी पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से उनका मानसिक विकास भी नहीं हो पाता, और धीरे धीरे वो फिर नशे के गिरफ्त में चले जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है जब उनका खुद का शरीर भी उनका साथ छोड़ देता है। लेकिन इनकी जिंदगी में इतना दुख तकलीफ होने के बाद भी लोगों को सुकून नहीं मिलता।
और वे लोग झूठी अफवाह फैलाते हैं कि मरने के बाद इनके शव को जलाया जाता है, जूते चप्पलों से पीटा जाता है। लेकिन इस तरह की बात पूरी तरह से गलत है। और हमारी ये बात आपको झूठी लगे तो आप खुद ही सुन लीजिए देश की पहली किन्नर विधायक रह चुकी शबनम मौसी की जुबानी। और जिसने हवा उतारी है कि मुर्दे को चला के ले जाते हैं, चप्पल मारते हुए ले जाते हैं, दिट इज ऑल रबिश। एंड जिसने भी बोला है वो महाबेवकूफ है। और इसी के साथ ये भी बताया जाता है कि किन्नरों के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है जिससे उन्हें मौत का आभास पहले ही हो जाता है। कहते हैं कि जब भी किसी किन्नर की मौत होने वाली होती है वह कहीं भी आना जाना बंद कर देते हैं, साथ ही खाना खाना बंद कर देते हैं और इस दौरान वे सिर्फ पानी पीती है। साथ ही अपने भगवान से दूसरे किन्नरों के लिए प्रार्थना करती है ताकि वे अगले जन्म में किन्नर ना बने। वही कई लोग मरते हुए किन्नरों की दुआ लेने आते हैं और मान्यता है कि मरने वाले किन्नर की दुआ बहुत ज्यादा ही असरदार होती है। वही किन्नरों में ज्यादातर शव को जलाने के बजाय दफनाया जाता है। जैसे बहुत से लोग हाजी लोग होते हैं तो उनको दफनाया जाता है बेकायदा, और जैसे कोई अपने हाजी लोग नहीं होते उनको जैसे अपने हिंदुओं में संस्कार होता है जैसे समाधि दी जाती है, फूलों से जैसे संत महात्मा को समाधि देते हैं ऐसे समाधि दी जाती है। किन्नर समाज में किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उनकी आत्मा को आजाद कराने की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए द्विंगत शव को सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। साथ ही ख्याल रखा जाता है कि शव पर कुछ भी बंधा हुआ ना हो और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि द्विंगत आत्मा आजाद हो सके। और फिर सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर के उसकी मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव को धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि किन्नर के रूप में उन्हें दोबारा जन्म ना मिले। वही किन्नर समाज में किसी की मौत होने पर जश्न मनाने का भी रिवाज है। कहा जाता है कि यह किन्नर रूपी नर्क जीवन से मुक्ति मिलने के लिए किया जाता है। वही कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में किन्नरों को लेकर अफवाह फैला रखे हैं कि इनके शव को जूते चप्पलों से पीटा जाता है, इन्हें रात में जलाया जाता है। लेकिन हिंदू और मुस्लिम मान्यता के अनुसार ना ही किसी शव को रात में जलाया जाता है और ना ही दफनाया जाता है, बल्कि जो आस पड़ोस में लोगों से रिश्ता बना के रखे रहते हैं वही लोग उनका अंतिम संस्कार करते हैं, जैसे चाचा, मामा, फूफा, भैया, ये सब, और वो भी मानवता के नाते, क्योंकि एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना है। लेकिन उनकी शव यात्रा में कोई भी किन्नर शमशान घाट तक नहीं जाता, क्योंकि हिंदू मान्यताओं के अनुसार महिलाओं के वहां तक जाना मना है और किन्नर खुद को एक महिला के रूप में देखती है और इसीलिए वो शमशान घाट तक नहीं जाती। तो उम्मीद करते हैं किन्नरों से लेकर आपके मन में जितने भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो ये वीडियो आपको वाकई सच में पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल मिथक बातें को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने में काफ़ी समय लगता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।